वेलकम दोस्तों, मैं पंकज साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट सेट के जो पहला प्रश्न पत्र है, शिक्षण अभिवृत्ति और रिसर्च अभिवृत्ति, है ना। उसका पहला यूनिट देख रहे हैं, तो इसमें देखते हैं हम आज की क्लास में हम क्या देखेंगे। अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी, है ना, इसका वर्गीकरण, है ना, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या अपेक्षाएं होती हैं समाज को, या शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें एक अध्येता या अधिगमकर्ता से क्या अपेक्षाएं होती है, इसको हम इस कक्षा में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी, इसको अध्येता, लर्नर, है ना, ऐसे नामों से भी हम जानते हैं। सामान्य अर्थों में सीखना, सीखने वाला, इसी को हम अधिगमकर्ता कहते हैं। अध्येता का अर्थ है अध्ययन करने वाला। अध्येता को शिक्षार्थी, विद्यार्थी या अधिगमकर्ता आदि नाम से भी जाना जाता है। अध्येता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। बिना अध्येता के हम शिक्षण की प्रक्रिया कर ही नहीं सकते। शिक्षण की प्रक्रिया में दो ध्रुव जो है उसके महत्वपूर्ण है, एक शिक्षक और दूसरा अध्येता या शिक्षार्थी, है ना। तो इसके बिना हम शिक्षण की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो ये शिक्षण की अध्येता या अधिगमकर्ता के बारे में कुछ बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं अपन शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण जो है विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। जो सीखने वाला है उसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं ना। हर पूरी दुनिया में सबको एक बराबर तो नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, है ना। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, है ना। उस अपनी क्वालिटी के कारण ही वो क्या रहेगा, एक दूसरे से भिन्न रहेगा। तो जब हम अधिगमकर्ता की बात करते हैं, विशुद्ध रूप से शिक्षार्थी की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग आधारों पर उसको हम अलग अलग वर्गों में विभक्त करते हैं, अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। अधिगम शैली के आधार पर, अधिगम शैली, अधिगम की पद्धति, पिछली कक्षा में हमने देखा था अधिगम के लिए कौन कौन से माध्यम होते हैं, सीखने के लिए कौन कौन से क्या बोला जाए उसको, उसकी पद्धतियां होती हैं सीखने की। तो देख करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, है ना, करके सीखते हैं, स्पर्श से आप छू करके भी सीखते हैं। तो ऐसे विभिन्न तरीके से आप क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर जो अधिगम की शैली है उसके आधार पर इसको विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। जैसे ये दृश्य संबंधी, है ना, अगर देख करके सीख रहा है तो वो कैसा अधिगम करता है, दृश्य संबंधी अधिगम करता है ना, देख के सीखने वाला अधिगम करता है। वैसे ही अच्छा, इसमें साधन क्या क्या होंगे, चित्र और प्रदर्शन, है ना, मैप हो सकता है या कोई डायग्राम हो सकता है, प्रेजेंटेशन होता है, कोई मूवी दिखा करके किया जा सकता है ना। इन साधनों से अधिगमकर्ता क्या करता है, सीखता है। दूसरा है श्रवण संबंधी, सुन करके, ठीक है, सुन करके भी शिक्षण या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, ध्वनि और शब्द। आप रेडियो से समाचार सुन सकते हैं, है ना, या रेडियो में कई ऐसे चैनल होते हैं जो कई चीज़ों को सिखाते हैं, ज्ञान की बात। जैसे कृषि के बारे में अगर कोई जानकारी देनी है तो वो रेडियो चैनल में चलता है, कई रेडियो चैनलों में। तो सुन करके भी अधिगमकर्ता क्या कर सकता है, सीख सकता है ना। सहज ज्ञान संबंधी, ये समझ से संबंधित है, एक प्रकार से कह सकते हैं, है ना। इसके लिए अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति की आवश्यकता पड़ती है। आगमनात्मक तथ्यों से अवधारणा विकसित करना, आगमनात्मक पद्धति के बारे में बताया था, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, ये कहा जाता है नीचे से ऊपर, मतलब उदाहरण से ये सिद्धांत की ओर जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से अगर कोई सीखता है तो वो आगमनात्मक कैटेगरी में आ जाता है, आगमनात्मक की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा आता है निगमनात्मक, अवधारणा या नियमों से या सिद्धांतों से तथ्यों की ओर जाना, मतलब उदाहरण की ओर जाना, सिद्धांतों को बताया जाना, फिर उसका
उदाहरण में उसका उसका परीक्षण करना, है ना, ये कैसा हो जाएगा, ये निगमनात्मक। सक्रिय एक्टिव लर्नर, एक्टिव लर्नर कैसा होगा, वो विभिन्न प्रकार की उससे जो भी गतिविधियां हैं कराई जाएंगी, है ना, भौतिक गतिविधियां, वो उसको करने में सक्षम होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, सक्रिय अधिगम करता। चिंतनशील विचार, चिंतनशील विचार, अगर सीखने के लिए विचार हमारे पास रहेंगे, ठीक है, विचारों का हम जब अध्ययन करेंगे, है ना, या विचारों का मनन करेंगे, विचारों का चिंतन करेंगे, ठीक, तो हमारा ये अपन जो टेक्सोनॉमी देखे थे, है ना, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक क्षेत्र में, तो उसमें आया था विचारशील, ठीक है, स्तर के आधार पर अधिगम। तो उसमें शिक्षण में पहला स्तर था जो है मेमोरी लेवल, दूसरा समझ का, तीसरा जो है रिफ्लेक्टिव, है ना, वो रिफ्लेक्टिव जो है कहाँ काम करता है, बौद्धिक स्तर पर काम करता है। ठीक है, तो वैसे विचारशील, ये चिंतनशील विचार या विचारशीलता भी क्या हो सकती है, उसके वर्गीकरण का एक आधार हो सकता है। ठीक है, क्रमिक, ये देखो, ये जो है ये अधिगम की एक प्रकार की शैली है ना, इन शैलियों के पे हम चलेंगे तो हमको अलग अलग प्रकार के उस आधार पर अधिगम करता भी मिलेंगे, है ना, इसलिए शैली के आधार पर अधिगम कर्ता का वर्गीकरण किया गया है। क्रमिक, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से अगर अध्ययन करते हैं, है ना, या अधिगम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रमिक अधिगम करता। वैसे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर मतलब अगर शिक्षार्थी की दृष्टि समग्र है, ठीक है, वो ब्रॉड लेवल पर सोचता है, ठीक है, समग्र स्तर पर अगर चिंतन करता है या विचार करता है, सोचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वैश्विक स्तर पर अधिगम करता। क्लियर है? अगला आता है श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। सीखने वाला अधिगम करता जो है, सीखने की प्रक्रिया में जैसे जो अपना अधिगम की शैली है उसमें क्या था, श्रवण के आधार पर, ठीक है, सुन करके अधिगम करना। तो उसके अंदर भी जब हम जाते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के श्रोता देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के श्रवण के आधार पर अलग अलग प्रकार के अधिगम करता देखने के लिए, है ना। सक्रिय श्रवण, एक स्टूडेंट होता है जो सक्रिय तरीके से सुनता है, कोई बात कर रहा है या कोई बता रहा है, शिक्षक उसको कोई कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक्टिव तरीके से उसको श्रवण करेगा, मतलब सुनेगा, उसका फीडबैक देगा, उसका रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, वो विचार करेगा, है ना, सक्रिय रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सक्रिय श्रवण। ठीक है, दूसरा आता है समानुभूति श्रवण। समानुभूति श्रवण में क्या है कि जो सुनने वाला है ना, वो जो बातें चल रही हैं, है ना, जो ज्ञान की बातें जो बताई जा रही है ना, उसको सुन करके उसके अनुसार जो है वो प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, और कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसको आप क्या करोगे, उसको उस उदाहरण को अपने जीवन से जोड़ करके देखोगे, उसमें अपने आप को अनुभव करोगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो समानुभूति श्रवण। क्लियर है? अगर आता है मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण। एक श्रवणकर्ता या अधिगमकर्ता ऐसा भी होता है, अगर कोई कुछ बातें उसको बताई जाती है तो वो क्या करेगा, उसको सुनेगा, सुनने के बाद उसमें क्या करेगा, विचार करेगा और अपना उसमें कुछ राय उसका जो रहेगा उसके अनुसार वो चीज़ों को ग्रहण करेगा, है ना। नहीं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सीधा आपने उसको अगर ग्रहण नहीं किया, है ना, अपना विचार उसमें थोड़ा उसको मंथन किया, है ना, और उसमें क्या सही है क्या गलत है, नहीं ये चीज़ थोड़ा से आपको ठीक नहीं लग रहा है ना, ये चीज़ें ठीक है सही है, मतलब उसमें उसके सभी पक्षों को आप देख रहे हो, है ना, और उसका क्या कर रहे हो, मूल्यांकन करते हुए आप चल रहे हो, तो क्या हो जाओगे, आलोचनात्मक और या मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण करना है। क्लियर है? सराहनात्मक श्रवण, एप्रिसिएटिव, सराहना करना किसी की, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, उसको आप क्या कर रहे हो, हाँ ठीक बोल रहे हैं सर,
ये सही बात बोल रहे हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा विचार आ रहा है, ठीक है, तो ये कैसा श्रवण हो जाता है? सराहनात्मक श्रवण, ठीक है। अगर आप उसमें तर्क वितर्क कर रहे हो अपने माइंड में, ठीक है, तो वो किस स्तर का हो? मूल्यांकन का हो। लेकिन आप जो है उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सुनने में रहते हैं ना कि हाँ ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, कहानी सुना रहा है, कोई किसी अपने जीवन के अनुभव को बता रहा है, कोई वक्ता, सुनने वाला उसको सुन रहा है, हाँ ठीक तो बोल रहा है ये, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो उसका सराहना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रवण के आधार पर भी हम जो है अधिगमकर्ता के वर्गीकरण करते हैं। ये मुख्य रूप से 4 वर्गों में। अगला देखते हैं विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण। विचार शैली कैसी है ना, विचार करने का तरीका कैसा है, थॉट प्रोसेस कैसा है, इसके आधार पर भी हम अधिगमकर्ता को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं इसमें चिंतनशील विचारक, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। ये कैसे होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स? यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है? जिसका बुद्धि जो है विचारशील है ना, वो विचारशील बौद्धिकता जो रहती है व्यक्ति में, वो क्या करता है, चीजों को और जानने का, समझने का, है ना, नई चीजों को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। यह नई जानकारी को अतीत के अनुभवों से संबंधित करने की चेष्टा करता है। कोई नई जानकारी उसको मिल रही है ना, कोई नया बात को सुनने के लिए मिल रहा है, तो अपने जीवन के जो पास्ट में उसके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, या जो चीजों पहले से सीखा हुआ है, उससे जो चीजों को पहले से जानता है, उससे वो क्या करने की कोशिश करता है, नई बात को जोड़े के देखने का प्रयास करता है ना। और प्रभावी शिक्षण में ये चीज भी आया था, है ना, कि जो अधिगमकर्ता जो है वो जिस चीज को जान रहा है या ज्ञान है उसको पहले से, है ना, उस चीज से जोड़ते हुए अगर शिक्षक बताता है तो क्या करता है, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब क्या है, पहले जो चीज जान रहा है उसको फिर उसके बाद उसको बताते हुए नई चीजों को बताना, ठीक है। तो जो विचार चिंतनशील विचारक होता है वो क्या करता है, स्वयं से ही जो पूर्व का उसका ज्ञान है उससे कोरिलेट करके देखता है नए ज्ञान को, और उससे अपने से फिर वो बढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, समझने का चीजों को प्रयास करता है, ठीक है। आगे देखते हैं सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। कोई भी चीजें देखी उसने, कोई भी बात उसने पढ़ी, है ना, तो उसको ऐसे ही ग्रहण नहीं करेगा, वो उसमें तर्क करेगा, क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान करने की कोशिश करेगा। तो जो विचारशील रहेगा, है ना, वही तो करेगा ना ये काम को। तो इस प्रकार का जो रहते हैं अधिगमकर्ता, उसको चिंतनशील विचारक की श्रेणी में हम रखते हैं। अगला आता है रचनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर्स। रचनात्मक किसे कहेंगे? जो नया कुछ बनाने का प्रयास करता है ना, नया चीज क्रिएट करता है। कोई समस्या उसके पास आ जाती है तो उस समस्या का समाधान जो खुद करने का प्रयास करता है, दूसरे से सलाह मशवरा नहीं करता है, ठीक है। रचनात्मकता जिसमें होती है वो क्या करता है, वो कोई भी समस्या उसके आसपास अगर आती है तो उन समस्याओं को अच्छे से देखता है, समझता है ना, और उसका स्वयं से उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है। नई जानकारी के साथ क्रिया भाव रखता है, मतलब कोई चीज उसको नया मिला तो वो क्या करेगा, उसको विचार करेगा, उसमें कुछ जोड़ेगा तोड़ेगा। जैसे आप संख्यात्मक ज्ञान अगर रखते हैं, है ना, या संख्या आपको गणित अच्छा लगता है तो आप गणित में क्या करेंगे, उनके अलग अलग प्रकार के डिजिट्स को आप जो है जोड़ करके नया डिजिट बना करके देखने का प्रयास करते हैं। वो श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़े ही होगा आपको, है ना। तो वो कैसे थे, उनको कोई भी अंक अगर दिया जाता तो वो क्या करते थे, उस अंक को उससे कुछ ना कुछ रिलेट करके नया चीज बता देते थे। तो क्रिएटिव थिंकर्स क्या करते हैं, क्रीड़ा भाव रखते हैं किसी भी नई जानकारी के साथ, तर्क जानने का प्रयास करते हैं, ये भी, है ना। भाई किसी चीज की अच्छाई बुराई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें ये चीज का अगर ज्ञान नहीं रहेगा, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज का ज्ञान नहीं रहेगा, या इस चीज की समझ नहीं रहेगी, तो फिर क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ से आ पाएगा, है ना। कोई रचनात्मक व्यक्ति रहता है तो वो इन सभी चीजों को तर्क की दृष्टि से देखता है, समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा करते हैं। बताया इसमें भी मैंने कि वो क्या करेंगे, कोई अगर उसके पास समस्या रहेगा तो समस्या का स्वयं समाधान निकालने का प्रयास करेगा।
उदाहरण के लिए आपको अगर कोई टास्क दिया जाता है ना, कोई फील्ड वर्क दिया जाता है, तो फील्ड वर्क दिया जाता है तो एक व्यक्ति रहता है जो मित्र क्या कर रहा है ना, उसको उसका देख करके नकल करता है, ठीक है, या डिस्कस करेगा तुम क्या कर रहे हो, तो मैं भी वैसे ही करूँगा थोड़ा, तो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं अलग करूँगा, तुम अपना करो, ऐसा कर। तो जो क्रिएटिव रहेगा वो क्या करेगा, वो खुद से बनाने की कोशिश करेगा। कोई अगर उसको टास्क दिया गया है, कोई अगर उसको प्रोजेक्ट दिया गया है, तो प्रोजेक्ट को स्वयं से बनाएगा, स्वयं सोचेगा, स्वयं चीजों को तलाशेगा, खोजेगा, ठीक है। ये तो समस्याओं का समाधान स्वयं द्वारा विकसित करता है। ये अल्प मार्गीय समाधान में विश्वास रखते हैं, शॉर्टकट मेथड खोजते रहते हैं, दिमाग चलते रहता है, कैसे जल्दी से जल्दी हो जाए, कैसे चीजें जल्दी याद हो जाए, है ना। परीक्षा में पास कर रहे हैं तो क्या क्या चीज पढ़ूं, ये एक प्रकार से कहा जाए स्मार्ट वर्किंग कह सकते हैं उसको, है ना। जैसे ट्रिक से अपने को चीजों को हल करना, पूरा अपने प्रोसीजर पे नहीं जा रहा है, उसका ट्रिक क्या है उसको हम देखिए। जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ट्रिक लगा रहे थे, तो ये अप्रोच जो है ना, ये क्रिएटिव थिंकर की होती है ना? वो शॉर्टकट सॉल्यूशन ढूंढता है किसी भी चीज का। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं व्यवहारिक विचार, प्रैक्टिकल थिंकर। व्यवहारिक व्यक्ति जो रहता है या चिंतन के स्तर पर जो व्यवहारिक होता है, वो चीजों को धरातल पर देखता है, ठीक है। चीजों को आदर्श रूप में ज्यादा देखने का प्रयास नहीं करता है, आदर्शात्मक रूप में सोचने का प्रयास नहीं करता है ना, आइडियल वे पे नहीं रहता है ना, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, व्यवहारिक विचार। सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश करना, ऐसे जो अधिगम करता रहेंगे उसकी क्वालिटी रहेगी, ठीक। अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना, जो भी करना है, ये भी कैसा रहेंगे इस प्रकार के थिंकर भी, वो जो है शॉर्टकट मेथड पे ही चलने वाले होंगे, ठीक है। वे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब कोई अगर वो चीजें सीखे और उसको जब तक कर नहीं लेंगे, मेन यहीं पर उसकी व्यवहारिकता आती है। बस वो जानने पे भरोसा नहीं करते हैं कि कोई चीजें जान लिया, कोई चीज सीख लिया, हाथ सीख लिया, लेकिन जो व्यवहारिक विचारक जो रहेगा, व्यवहार जो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल थिंकर रहेगा, है ना, वो क्या करेगा, चीजों को सीखने के बाद उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेगा, उसको प्रैक्टिकल करके देखने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, व्यवहारिक विचार। वैचारिक विचारक, कॉन्सेप्चुअल थिंकर, उनके मन में पहले से ही एक विचार बना होता है, ये नई जानकारी को सहज स्वीकार नहीं करते, वे स्वतः मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर चलते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं व्यवहारिक विचार, वैचारिक विचारक जो है, ये उनका पहले से कॉन्सेप्ट बना रहता है, किसी भी चीज को लेकर के पहले से क्या, जैसे धारणा बनाते रहते हैं ना, तो ये जो है अच्छा इंसान है, किसी व्यक्ति से मिले नहीं है, लेकिन मन में धारणा बना ली कि ये अच्छा इंसान है या ये बुरा इंसान है, तो उसके अनुसार वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। आप भी करते होंगे बड़ा पहले से किसी के बारे में धारणा, तो ये क्या है, आपके मन का जो है वो विचार पहले से आपके मन में क्या है, कोई कॉन्सेप्ट है। तो वैचारिक विचारक इसी प्रकार के होते हैं, पहले से उनके मन में एक विचार होता है और नई जानकारी को सहज रूप से ज्ञान नहीं करेंगे, जो उनका कॉन्सेप्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे, क्या उसको सही है या क्या गलत है, इस रूप में वो उसको ऊपर विचार करते हुए चलते हैं। इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती है, न कि केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या रहता है, रिजल्ट से ज्यादा इनको फर्क नहीं रहता है, वो क्या रिजल्ट आएगा इससे, लेकिन प्रोसेस कैसे चलता है कोई भी चीज का, इस चीज को जानने या समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसीलिए तुमका कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, ठीक है। तो ये है आपका वैचारिक विचार। कल्पित वस्तु जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं को भी इससे संबंधित करके सोचते हैं, कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं और चीजों को किससे कोरिलेट कर रहे हैं, पूर्व का जो ज्ञान है, पूर्व का जो अनुभव है ना, पूर्व का जो उसकी परिकल्पना है, उससे जोड़ करके ये देख करके चलते हैं।
अगला आता है रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अवयव हैं, जिसको 5 ई दृष्टिकोण भी कहते हैं। अगर इस आधार पर हम देखें तो ये एक प्रकार का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। अलग अलग चरणों में एक प्रोसेस है। उन चरणों पे चलते हुए हम क्या कर सकते हैं, जो अधिगम करता है शिक्षार्थी है उसको अलग अलग वर्गों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है इसको 5 ई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पहला इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा एलेबोरेट और पांचवा है मूल्यांकन या इवैल्यूएट, ठीक है। पहला देखते हैं संलग्न या इंगेज, है ना। इसमें क्या करता है शिक्षक, विद्यार्थी को किसी भी काम में क्या कर देता है, लगा देता है, उसमें संलग्न कर देता है, ठीक है। जैसे किसी खेल में बोले कि चलो ये खेल खेलते हैं, ठीक है, अंत्याक्षरी खेल रहे हैं, चलो राउंड बना लो, या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, चले साथ में बैठ जाओ, है ना। या कोई उनको लैब वर्क दे दिया कि जाओ लैब में ये काम करो जाकर, तो ये क्या हो गया, संलग्न करना। अब इसमें होता क्या है, इसमें जब संलग्न करता है टीचर किसी स्टूडेंट को किसी कार्य में, तो या तो स्टूडेंट उसमें संलग्न होगा, उसमें सहभागी बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। कैटेगराइज हो गए, ठीक है। अगला आता है अन्वेषण, एक्सप्लोर। इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता, कॉमन एक्सपीरियंस विकसित होना आदि आते हैं, ठीक है। अन्वेषण, एक्सप्लोर करना, मतलब टीचर क्या करेगा, विद्यार्थी में कुछ चीजें तलाशेगा, खोजेगा, ठीक है। कुछ चीजें उसको करने के लिए दिया गया है और उसको किस प्रकार से वह कर रहा है या किस प्रकार से उसने उस समस्या का समाधान किया, है ना। इन चीजों को देखना, तलाशना क्या कहलाता है, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। व्याख्या, अगर शिक्षार्थी जो है एक्सप्लोर कर ले रहा है ना, अन्वेषण कर ले रहा है, तो उसकी व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना कैटेगरी हो जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि आते हैं, ठीक। अगला है विस्तार, एलाबोरेट। प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जो चीजें वो सीखा है उसको व्यवहारिक रूप में उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एलाबोरेट, विस्तार, ज्ञान का विस्तार, ठीक। तो कुछ भी शिक्षार्थी कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर कैटेगराइज हो गए। मूल्यांकन, इवैल्यूएट, प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन, जो नॉलेज उसने सीखा है ना, उसका वो मूल्यांकन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। स्टूडेंट जो है मूल्यांकन करने में सक्षम है कि नहीं है, ये ऊपर वाला स्तर हो गया, हाई लेवल का, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, जो अधिगम करता है उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं अलग अलग वर्गों में, ठीक है। ये था रचनात्मक दृष्टिकोण। अब आते हैं किशोर और वयस्क शिक्षार्थी। आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, किशोर है कि वयस्क है, वयस्क है, लेकिन फिर भी किशोरों वाले विशेषता मिलेंगे कई लोगों को। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में देखते हैं। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग होता है ना। शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, है ना, शिक्षार्थी शिक्षक के लिए विशेषकर शिक्षक अगर अध्यापन का कार्य कर रहा है तो उसको जो है ये जानना जरूरी है कि उसका शिक्षार्थी की गुण क्या है या विशेषता क्या है, या वो किस कैटेगरी का है, किस स्तर का है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है ना, जो शिक्षार्थी है उसके बारे में जानना है। विकास की इन अवस्थाओं में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बालक को या शिक्षार्थी को किशोर, ठीक है, इस श्रेणी में रखा जाता है, तथा 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति या बालक को वयस्क
कहा जाता है। 18 साल हो गया मतलब एडल्ट मान लिया जाता है, ठीक है। वो वोट देने का अधिकार हो जाता है। इन दो आयु वर्ग के व्यक्तियों में सोच समझ आदि की प्रवृत्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः शिक्षण के संबंध में भी इनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक तथा व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे इन्हीं आधारों पर इनका क्या अंतर होता है, ठीक है। एक किशोर शिक्षार्थी में और एक वयस्क शिक्षार्थी में। किशोर शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं और अपेक्षाएं, है ना। किशोर शिक्षार्थी के में क्या क्या गुण होते हैं, इस चीज को हम इसमें देखेंगे। शैक्षिक दृष्टि से एकेडमिक लेवल पर हम देखते हैं तो एक किशोर शिक्षार्थी कैसा होता है, स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होती है ना। कोई अच्छा किशोर शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं, मतलब अगर क्लास लेवल पे बोले तो कहाँ तक, 12वीं फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर तक मान लेते हैं, क्या मान के चलते हैं 12वीं तक, है ना। तो वो 12वीं का शिक्षार्थी होता है ना, या बालक होता है या बालिका होती है, उसकी सोचने समझने की प्रवृत्ति कैसी होती है, इस चीज को अगर हम समझ जाएं या जानते होंगे तो फिर ये चीजें हमारे लिए स्पष्ट आसानी से हो जाएगी। वो क्या करता है, चीजों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता है ना। वो क्या करेगा, खुद परीक्षण करने का प्रयास करेगा। उसको कुछ बोल दिया जाए तो उसको स्वीकार नहीं करता है। उसको लेना है कुछ वस्तु, गाड़ी लेना है, आईफोन लेना है, ठीक है। किशोर में भी ये क्वालिटी रहता है, मेरे को ये चाहिए, जिद रहता है ना। तो वो अगर उसको कुछ चीज चाहिए और वो घर में बोलता है अपने पिताजी को, पिताजी मुझे ये वस्तु दिला दीजिए, तो वो पिताजी बोलते हैं कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तो वो खुद निरीक्षण करेगा कैसे नहीं है, दिखाओ तो वो तलाश करेगा, घर में अलमारी खोलेगा, है ना, बैंक का बैलेंस शीट को देखेगा, है ना, जो अपना सेविंग अकाउंट का पासबुक रहता है उसको है कि नहीं, खाते में पैसा देखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या, ये प्रवृत्ति जो है किसमें होती है, किशोर में, ठीक है। इसलिए शिक्षण का स्वरूप भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होना चाहिए, है ना, जिससे किशोर अध्येता उसे अपनी समझ के अनुरूप आसानी से ग्रहण कर सके। तो केवल उसी क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में उसका यही प्रवृत्ति रहता है ना, एक्सप्लोर करने का, है ना, देखने का, निरीक्षण करने का। तो इसलिए उसको शिक्षक को, शिक्षार्थी को इस बातों को, इन बातों को ध्यान में रख करके अध्यापन करना चाहिए, है ना। दूसरा आता है सामाजिक स्तर। किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है। भाई उस समय उसका सामाजिक विकास होता रहता है, समाज से वो जुड़ता रहता है, पूरी तरह से समाज से जुड़ नहीं पाता रहता है ना। अपने अंदर उसमें कई उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं और कई स्तर पर उसको असफलताएं भी मिलती रहती हैं, होता है ना। क्लास में फेल हो गया, नंबर कम आ रहे हैं, है ना, या फिर वो हीरो है, हीरो टाइप का है कोई, है ना, हीरोइन चाहिए, हीरोइन को क्या किया उसने, प्रस्ताव दिया, है ना, प्रेम प्रस्ताव, हीरोइन ने क्या किया, उसको हटा दिया, ठीक है, असफल हो गया। कैसी भावनाएं आएंगी उसमें, मैं इस दुनिया से मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, होता है ऐसा खासकर उस उम्र के विद्यार्थियों में या व्यक्तियों में, है ना। तो इस प्रकार की कई भावनाएं उसके मन में निराशा, सफलता की आते रहते हैं, उसको बहुत सारी, जैसे उसको इच्छाएं रहती है, आकांक्षाएं रहती है ना। मेरे को बड़ी गाड़ी लेना है ना, KTM मेरे को ऐसा बाइक चाहिए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का बाइक है, तो एक सामान्य परिवार के लिए वो थोड़ा से ऊंचे स्तर का हो जाता है। तो अब उसको चाहिए तो क्या करेगा, मोबाइल फोन चाहिए उसको, आईफोन, ठीक है, आईफोन बहुत महंगा होता है ना, 1-1.5 लाख की कीमत की से स्टार्टिंग रहता है उसका, है ना। तो आईफोन जो है उसको ऐसे घर वाले नहीं देंगे तो क्या करने की वो प्रेरित होगा, कैसे कमाओ, कैसे लाओ पैसा, तो चोरी करना, डकैती कर लेना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां भी पनप सकती है। हर किसी में होता है ऐसा नहीं, लेकिन ये उम्र ऐसा होता है कि वो उस और प्रवृत्ति
हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए है ना, अच्छा, समाज सेवा की भावना भी उनमें तीव्र होती है। क्या समाज के लिए अच्छा करना है, अगर कोई समाज सेवा क्षेत्र में काम करेगा तो वो बहुत अच्छे से अपना तन मन धन लगा के करता है, ठीक है। और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है ना। मेरे को कोई रोकने टोकने वाला ना रहे, मैं जो चाहता हूँ वो करूँगा, ठीक। समाज को कौन क्या कहता है, घर वाले पिताजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, है ना, या बेटी ऐसा मत कर, चार लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक? तो उसको मेरे को चार लोग इसको ही लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्रवृत्ति होती है। सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क देने लगते हैं। कोई भी सामाजिक बुराइयों कहने का मतलब यहाँ पर सामाजिक जो रूढ़ियां होती है, कुछ चीज चल रहा है ना, हमको ऐसे करना चाहिए, ये बेटा सुबह जल्दी उठो, उठ करके नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो, तो बोलेगा अरे क्या होता है इससे, मैं तो उठूंगा 8 बजे 9 बजे, है ना, नहीं नहाऊंगा, आराम से 12 बजे नहाऊंगा, नहीं करना है पूजा में, पूजा पाठ का ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार का जो है, इस उम्र के जो शिक्षार्थी होते हैं उसमें आते हैं हमको विशेषताएं देखने के लिए। अतः शिक्षण इस अवस्था में सही मार्ग में सहायक होता है ना। अगर शिक्षण उनको दिया जाए तो उसको सही मार्गदर्शन मिलता है, तब जाकर के आगे उनका व्यक्तित्व का, उनका बौद्धिक, है ना, या उनके सामाजिक स्तर पे क्या होता है, विकास होता है, अगर सही मार्गदर्शन उसको मिलता है तो शिक्षा इस कार्य में क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावनात्मक स्तर पर देखते हैं, इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था में भावनात्मक रूप से शिक्षार्थी किसी भी तथ्य को समझने में शीघ्रता करते हैं। वे भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में गलत प्रवृत्तियों का भी शिकार हो जाते हैं। वही वाली बात आ जाती है। एक किशोर व्यक्ति या किशोर शिक्षार्थी जो है वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। अगर कुछ गलत कर रहा है और उसको टीचर ने डांट दिया, अरे ऐसे नहीं करो, यहाँ से बैठो, चुपचाप रहो, शांत रहो, और चिल्ला के बोलो, तो उसको एकदम दिल पे लग जाएगा, मेरे को सर ने डांट दिया है। आप लोग को भी लगता है कैसा डांट ही नहीं पड़ती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप वयस्क हो गए। लेकिन अगर एक स्टूडेंट रहता है जो 12वीं स्तर तक का है तो उसको ये चीजें प्रभाव पड़ जाता है, क्लियर। तो वो क्या रहते हैं, वो इमोशनल होते हैं, और इमोशन उनमें ज्यादा होने के कारण वो कभी कभी गलत मार्ग में भी मतलब उस ओर संलग्न हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं गलत चीजें। अतः शिक्षा का प्रारूप सही मार्गदर्शन वाला होना आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। सही मार्गदर्शन अगर मिलता है तो उसके इमोशन कंट्रोल में रहते हैं और वो सही चीजों को सीखता है ना, सही चीजों को सही दिशा में सोचता है, सही दिशा में समझता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में, कॉग्निटिव एरिया में अगर देखते हैं तो किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है ना। डेवलपमेंटल स्टेज है ये भी, है ना, पूरी तरह से अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसका हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो बुद्धि के क्षेत्र में भी उसका डेवलपमेंट होता है, होते रहता है ना। वे कल्पना, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में सजग हो जाते हैं, है ना। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजों के बारे में थोड़ा सतर्कता आती जाती है, पूरी तरह नहीं आई रहती है, लेकिन उसका विकास होता रहता है, ठीक है। एकदम से वो आपकी बात करें तो आप समझदार हैं क्योंकि आप वयस्क हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या परिवार के लिए अच्छा है ना, क्या समाज की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। लेकिन एक किशोर व्यक्ति जो है इस चीज में थोड़ा से अभी वो डेवलपमेंटल स्टेज में रहता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में किशोर की संज्ञानात्मक प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है ना। संज्ञानात्मक जो शब्द है उसको ही पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कई बार, है ना, मतलब बौद्धिक स्तर पर, है ना, सोचने समझने के स्तर पर। आगे देखते हैं वयस्क शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं, अपेक्षाएं। एक वयस्क जो शिक्षार्थी रहेगा उसमें भी उन्हीं आधारों पर देखेंगे कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, है ना, और उससे क्या अपेक्षाएं हैं, या शिक्षण प्रक्रिया में उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो उपयुक्त तो उसका विकास हो सके। शैक्षणिक एकेडमिक लेवल पर वयस्क अध्येता में स्वयं परीक्षण
विचार तथा तर्क करने की प्रवृत्ति का उचित विकास होता है ना। एक क्या आ जाती है उसमें, मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, वो चीज थोड़ा परिपक्वता आ जाती है। तो चीज़ों को सोचना, समझना, तर्क करना, ये चीज़ क्या हो जाता है, एक वयस्क शिक्षार्थी में विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जिम्मेदारी व सही दिशा के विषय में तर्क का ज्ञान विकसित होता है ना। जिम्मेदारियां आ जाती, जिम्मेदारियों का उसको एहसास हो जाता है, ठीक है, परिवार के प्रति, है ना, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, इसमें क्या रहती है, क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको वो जान जाता है या समझ जाता है, ठीक है। जिससे अध्यक्ता शिक्षण कार्य को अपनी कर्म निष्ठा तथा उत्तरदायित्व की भावना से करने के प्रति संकल्पित होते हैं, है ना। आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, अब तो माता पिता आपको बाध्य नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हो, है ना, क्यों? क्योंकि आपको एहसास है अपने जीवन में, ठीक है। तो जो शैक्षिक स्तर पर वयस्क विद्यार्थी की विशेषता होती है। सामाजिक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो वयस्क व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समावेशित होता है, जिसमें वह सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं आदि से बंधा होता है। वह सामाजिक रीति रिवाजों पर उचित विचार व तर्क भविष्य के प्रभावों को देखते हुए देता है ना? मतलब सामाजिक स्तर पर क्या हो जाता है, वो जुड़ जा रहा है। किशोर व्यक्ति पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया है ना। तो समाज की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, है ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, इस चीज की समझ जो है इसमें वयस्क शिक्षार्थी में आ जाती है। अपराध की प्रवृत्ति में अंकुश होता है। अगर समझदारी है, जिम्मेदारी का एहसास है ना, तो गलत मार्ग पर जो है शिक्षार्थी नहीं जाता है, ठीक है। अगर आपको अभी बोला जाए कि कुछ चीज किसी का ले लो या किसी का वस्तु जो है चुरा लो, उठा लो, तो आप सोचोगे, आपके माइंड में आएगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बच्चा जो है वो क्या करता है, उसको इस चीज को नहीं सोच पाता, वो उठा लेता है चुपचाप बिना बताए किसी का चीज, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ये चीज का इस जो क्या बोला जाए, प्रवृत्ति या फिर अपनी जो वो क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है, उस वो अविकसित अवस्था में होता है इसी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, ठीक है। इसलिए उसमें वो एक्टिविटी को कर लेता है। क्या सही है, क्या गलत है ना, इस चीज को वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। लेकिन वयस्क शिक्षार्थी जो है उसमें ये समझ विकसित हो जाती है, इसलिए वो जो है आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर नहीं होता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक करने में समर्थ होता है ना। इसी कारण ही क्या करता है, वो जो सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए, है ना, उसको निभाते हुए शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक करता है ना। पढ़ना लिखना जो है केवल आपके लिए नहीं है ना, आपको कुछ करना है ना, अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ अपने को बेनिफिशियल करना है ना, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है। ये भावनाएं जो है वयस्क शिक्षार्थी में आ जाती है, इसलिए वो अच्छे से अध्ययन अध्यापन में प्रवृत्त हो जाता है, उसमें लग जाता है, जुट जाता है। भावनात्मक स्तर पर देखते हैं, ठीक है। वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने तथा किसी कार्य को करने के प्रति समर्थ होता है, ठीक है। उसमें ये एबिलिटी आ जाती है, उसमें ये क्षमता आ जाती है, ठीक है। क्या सही है, क्या गलत है ना, तो निर्णय भी वो क्या करता है, अधिकांशतः सही ही लेता है। वह भावनात्मक रूप से निर्णय न लेकर उचित तर्क के माध्यम से विचारों व तथ्यों को रखता है। भावनात्मक इमोशनल रूप से वो ज्यादा उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी ने अगर उसको गलत कह दिया, है ना, किसी ने उसकी निंदा कर दी, तो उसको दिल पे ले करके उसमें गम में नहीं डूब जाएगा, ठीक है। ठीक, किशोर से अगर तुलना करें तो किशोर और वयस्क में यही अंतर है ना। किशोर को उसकी क्या बोलते हैं, जो हीरोइन थी, हीरो टाइप का जो किशोर था, है ना, उसने नाम कर दिया तो उसका दिल टूट गया, ठीक है। लेकिन वयस्क क्या है,
एक नहीं तो हजार पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, ठीक है। तो वो जो है भावनात्मक स्तर पर क्या रहता है, मजबूत रहता है वयस्क जो शिक्षार्थी होता है। तब चीजों को जो है भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं लेता है वो, है ना, तर्क करके निर्णय लेता है ना? क्या सही है क्या गलत है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज पर वो विचार करता है, उसके बाद ही निर्णय लेता है। उसको अरे करने का मन हुआ तो ये कर दिया, है ना, नाचने का मन हुआ तो कहीं कुछ का नाच, एक किशोर जो कर लेता है कहीं भी कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। लेकिन वयस्क जो है अगर विचार करता है कि नहीं अगर ऐसा करूंगा तो इसका प्रभाव जो है समाज में ऐसा जाएगा, या लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, वही चार लोग, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया इनके भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास को और मजबूती प्रदान करने में सहायक होती है, ठीक है। अगर इस वयस्क स्तर पर जब शिक्षार्थी आता है तो शिक्षण की प्रक्रिया में उनका विकास और डेवलपमेंट जो है ना, वो और ज्यादा अच्छे से होने लगता है। संज्ञानात्मक स्तर पर अगर देखते हैं तो वयस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है, ठीक है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है ना। बच्चे से देखना एक व्यक्ति का जो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास होता है तो उम्र तक की हाइट बढ़ना, ठीक है, और हेल्थ का जो है उसको जितना होना चाहिए वो जो है एक वयस्कता के स्तर पर आते आते वो हो जाता है, उसके बाद फिर हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हम अगर बायोलॉजिकल लेवल पर देखें, है ना, तो उसका मस्तिष्क का भी विकास, है ना, जितना होना रहता है वो हो जाता है, क्लियर है। वह कल्पना, मनोवैज्ञानिक, तथ्यहीन तर्कों के समाधान एवं उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है ना। साथ ही साथ उसमें जो है जो फीलिंग्स वाली बात आती है या भावनात्मक स्तर की बात आती है ना, उन चीजों वो चीजें भी वो क्या हो जाती है साथ ही साथ डेवलप हो जा रहती है। तो वो कल्पना, मनोवैज्ञानिक, तथ्यहीन तर्कों के समाधान एवं उचित निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता या शिक्षार्थी शिक्षण में भी संज्ञानात्मक निर्णय लेकर उचित निष्कर्ष प्रदान करता है। अतः वह धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि शिक्षाओं व संबंधित प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। सोचने समझने में वो सक्षम हो चुका है ना, क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है समाज के लिए, क्या नहीं करना है ना, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है ना, धर्म के सम्मत क्या है, क्या करना अधर्म है, इन चीजों की समझ जो है इसमें विकसित हो जाती है। क्लियर है। तो ये क्या थे अपने किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी, है ना, दोनों के जो विशेषताएं हैं उससे अपने को जिन आधारों पर देखें तो अंतर भी लगभग समझ आ गया, है ना, कि किशोर शिक्षार्थी में क्या विशेषताएं होती है और वयस्क शिक्षार्थी में क्या विशेषताएं होती है और दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है। शिक्षण आगे देखते हैं हम, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है। शिक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले या शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी रूप से पूर्ण हो, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारक जो है कार्य करता है। कारक मतलब कारण, कुछ होने के लिए कुछ कारण, ठीक है। शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर शिक्षक की योग्यता ही नहीं रहेगी तो शिक्षण का कार्य पूर्ण होगा क्या, है ना। शिक्षण की योग्यता के लिए कई परीक्षाएं होती हैं, है ना, कई कोर्सेस होते हैं, है ना, बीएड, डीएड। अगर बीएड डीएड किया हुआ है कोई व्यक्ति तो वो प्रभावी तरीके से शिक्षण का कार्य कर सकता है। नेट, सेट, सीजी सेट, है ना, सी टेट, टेट, है ना, टीटी, इनके बारे में जाने हैं। तो ये जो है परीक्षाएं क्या करती है, उसकी योग्यता को निर्धारित करती है। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है कोई व्यक्ति, है ना, क्वालिफाइड है इन एग्जाम से, तो वो क्या करेगा, वो आसानी से जो है मतलब
कुशल तरीके से या अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है ना। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाएगा। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल जो है ये भी प्रभावित करता है शिक्षण। पढ़ाने की शैली कैसी है, पढ़ाने का तरीका कैसा है। शिक्षण कौशल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, व्याख्यान देना, परीक्षा टेस्ट लेना, मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कई आधार पर किया जाता है, कई प्रकार से किया जा सकता है। तो ये चीजें अगर शिक्षक में अगर होंगी, है ना, इन चीजों को करने के लिए शिक्षक जो है कुशल होगा तो ही शिक्षण की प्रक्रिया क्या होगी, प्रभावी होगी, प्रभावी शिक्षण हो सकता है। शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, शिक्षक जितना ज्यादा पुराना होगा, ठीक है, जितने लंबे समय तक वो अध्यापन का कार्य करता रहेगा उतना ज्यादा उसका क्या रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा, उतना ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो प्रभाव जितना ज्यादा पुराना रहेगा, जितना ज्यादा उसमें एक्सपीरियंस रहेगा, उसकी प्रभावशीलता भी उतनी ज्यादा होगी, प्रभावी शिक्षण कर पाएगा, है ना। लेकिन नए टीचर और पुराने टीचर में आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है। कोई टीचर जो नया नया जिसकी ज्वाइनिंग हुई रहती है उसके में अनुभव कम है ना, या अनुभव का अभाव है, तो वो उस टीचर की अपेक्षा थोड़ा से पढ़ाने का प्रयास वो भी अपनी तरफ से अच्छी तरह से करता है ना। लेकिन उसमें जो है उसकी जितनी प्रभाविता नहीं होती है, किसके जितनी पुराने शिक्षक की अपेक्षा, अनुभवी शिक्षक की अपेक्षा। कक्षा का वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का वातावरण कैसा है। वातावरण में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें आती है, कक्षा में होने वाली गतिविधियां, है ना, कक्षा में जो एक दूसरे का के बीच संप्रेषण, है ना, एक दूसरे पर वार्तालाप, है ना, एक दूसरे से संबंध, है ना, ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को या शिक्षण की प्रभाविता को निर्धारित करती है, ठीक है। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, अगर शिक्षक जो है आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ है, ठीक है, वो जो है फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, तो अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा। लेकिन अगर वो इकोनॉमिक लेवल पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, है ना, वो पैसे की तंगी रहेगी या पैसे की समस्या रहेगी, तो वो उसका दिमाग उसमें ही लगा रहेगा, कैसे कहाँ से और आय अर्जित करूँ, है ना। इसीलिए जहाँ पर जो महंगे स्कूल रहते हैं वहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, जो सस्ते स्कूल होते हैं वहाँ पर अच्छा पढ़ाई नहीं होता, ऐसा धारणा बन गया है समाज का, है ना। क्योंकि जो सस्ता स्कूल रहता है वहाँ टीचर की सैलरी जो है कम होती है, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ या कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर टीचर की सैलरी कम होती है, तो टीचर जो है और अन्य गतिविधियों में लगा रहता है पैसा कमाने के। दुकान है घर में, उसमें ध्यान रहता है उसका दुकान कैसे चलाऊँ, क्या सामान दूँ, ठीक है। तो आर्थिक जो है संपन्नता या आर्थिक जो है स्थिरता जो है होनी चाहिए, शिक्षार्थी में भी होनी चाहिए। अगर शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो कहीं ना कहीं वो उस चीज से प्रभावित होता रहेगा, है ना। शिक्षण सामग्री के लिए प्रभावित होगा, अच्छी शिक्षण सामग्री उसको नहीं मिल पाएगी। अगर वो वयस्कता के स्तर पर होगा तो घर की स्थिति के बारे में चिंतन करेगा, मनन करता रहेगा, तो पढ़ाई के प्रति उसका लगाव होगा नहीं। तो शिक्षण की प्रक्रिया जो है इससे प्रभावित होती है। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां, शिक्षण संस्थान की जो प्रशासनिक नीति होती है वो भी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है ना। टीचर के ऊपर किस प्रकार से वो ध्यान दे रहे हैं, है ना, कितना अंकुश लगा रहे हैं, कितना उसको स्वतंत्रता दिया गया है ना, किस प्रकार का नियम वहाँ पर चल रहा है ना। ये भी चीज़ें जो है शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है ना। ज़्यादा अच्छा शिक्षण तो तभी होता है जब वो कक्षा में अपने शिक्षण की जो प्रक्रिया उसको लागू करने में, है ना, मतलब पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हो कि वो किस विधि से पढ़ाए, है ना, कौन सा मेथड यूज करे, कौन सा उपकरण का उपयोग करे, इस चीज़ के लिए अगर शिक्षक स्वतंत्र रहेगा, है ना, तो वो क्या होगा, वो अच्छे से प्रभावी रूप से शिक्षण कर पाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट या प्रबंधन जो है वो हर उसको प्रभावित करेगा, है ना, मतलब उस पर अंकुश लगाएगा या उसको हर चीज़ में रोका टाकी किया जाएगा,
तो क्या होगा, वो अच्छे से प्रभावी रूप से शिक्षण नहीं कर पाएगा। विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, शिक्षक कैसा पकड़ है विषय वस्तु पर, है ना, वो चीज़ों का उसको समझ है कि नहीं जिस विषय को पढ़ा रहा है ना, वो टॉपिक के बारे में जान रहा है कि नहीं जान रहा है, कितना जान रहा है। अगर वो जान रहा है, वो समझ रहा है उस विषय के बारे में, तो अच्छे से वो समझा भी पाएगा। अगर नहीं जान रहा है उस विषय से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो पढ़ा पाएगा क्या, नहीं पढ़ा पाएगा। तो विषय वस्तु भी क्या करता है, शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, ठीक है, समाज की अपेक्षाएं रहती हैं, ठीक है, कि इस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए या इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। लैंगिक शिक्षण की बात करते हैं। लैंगिक शिक्षण जो है उसमें समाज जो है, अगर भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज जो है इसको स्वीकार्य, भारतीय समाज में यह अभी स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन पाश्चात्य समाज में आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ के लिए ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ की शिक्षण व्यवस्था के लिए वो सामान्य बात है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लागू करने में भी बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, है ना। इसी प्रकार माता पिता की अपेक्षाएं जो हैं, है ना, कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने, या हमारा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, है ना, पायलट बने, या कई प्रकार की अपेक्षाएं माता पिता को अपने बच्चों से होती है ना। अगर वो बच्चा जो है उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं जाना चाहता है ना, तो वो सही अध्ययन कर पाएगा क्या। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है, किसी क्या कहते हैं, कोई शिक्षार्थी है, उसको डॉक्टर बनना है ना, और उसके माता पिता चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, ठीक है। तो वो उसके माता पिता क्या बोलेंगे, तुम गणित ले लो, और वो बोलेगा मैं बायोलॉजी। तो वो असमंजस की स्थिति में आ गया, ठीक है। बनना उसको क्या, फोटोग्राफर रहता है, जूलॉजिकल फोटोग्राफर, वाइल्ड फोटोग्राफर, और उसके पिताजी उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो अच्छे से वो कर पाएगा क्या, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो शिक्षण की प्रक्रिया जो है माता पिता की अपेक्षाओं से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, है ना। आज यहीं पर विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के विषय को। आगे जो है हम शिक्षण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन पर चर्चा करेंगे, शिक्षण की जो पद्धतियाँ होती हैं उन पर चर्चा करेंगे, है ना। शिक्षण की जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं उन पर चर्चा करेंगे, और ये क्लास जल्दी इसको अपन कंक्लूड करेंगे, है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, आधारभूत चीज़ें हैं, जितना जानना आवश्यक है उस पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, और हमारे साथ बने रहिए। अगर इस विषय संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में करके बताएं, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। थैंक यू।